अब मैं आप लोगों को जो है आज का करंट अफेयर हो गया, समझ जाइए क्लास से। अब कल जो मैं आप लोगों को बताया था तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोग जो है उसको देखे भी और अप्रिशिएट भी किए कि बहुत सारी किताबें अगर पढ़नी पड़ती हम लोग इतना जानने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में 50-55 मिनट में जो है मालूमात हो गई। तो उसमें एक कड़ी जो है वो एक तो करेक्शन आप कर लीजिए कि 7 ईयर वॉर जो मैं बताया था बरतानिया और फ्रांस में, तो वो जो है मैं 2 साल पीछे कर दिया था, 1754 लिख दिया था और 1763। तो ऐसे ही जो है कॉमन सेंस से ही गलत हो जा रहा है कि इस लिहाज से तो 9 साल हो जा रहा। तो ये 54 नहीं था, ये 56 था। 1756 से समझ जाइए कि 1763। तो ये 7 डेज वॉर था। तो इसी में क्या हुआ था कि फ्रांस जो है वो हार गया था और यूके जीत गया था। तो इसका जो है जवाल आना शुरू हो गया था, समझ जाइए। और ये समझिए कि ये इन दोनों को जो राइवलरी थी कि सुपर पावर कौन, तो फिर ये हार गया कि ठीक है हम हार गए, लेकिन दमखम तो अभी बाकी है। तो यहीं से फिर जो है ये तो समझिए कि एक लिहाज से हार ही गया और ये जीता भी तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसके वजह से अब इसको जो पैसे की कमी पड़ी तो आप कहाँ से लाएं, तो कॉलोनी से लो। तो इसकी कॉलोनी जो थी यहाँ पे 11-13 कॉलोनी थी, इस पर टैक्स लगाना ज़्यादा कर दिया। तो अब ये लोग भड़क गए। तो अब ये लोग कहे कि अब आज़ादी ही चाहिए। तो ये समझ जाइए कि अमेरिका वाले जो है 20 साल तक जो आज़ादी की जंग लड़े हैं, 1763 से लेकर के 1783 तक जो मैं बताया था। और इसमें जो है मतलब हिट होते होते समझिए कि 1776 में इन लोगों ने आज़ादी का ऐलान ही कर दिया 4 जुलाई को। और उसके बाद जो है बरतानिया ने जो तस्लीम किया है वो 1783 में। तो कुछ लोग ये इसको मानते हैं जब उन्होंने ऐलान किया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, जब मिला प्रैक्टिकल तब है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो 20 साल की जो जंग चली है, इसमें एक तरफ जो यही बरतानिया ही वाले थे, लेकिन यहाँ आके कॉलोनी बना लिए थे। अब ये कह रहे थे कि नहीं, अब हम लोग अलग हैं, बरतानिया अलग है, तो हम लोग अलग मुल्क बनाएंगे। यही मामला जो साउथ अफ्रीका में भी था। तो अब यह है कि अमेरिका वालों को फ्रांस मदद कर रहा था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तुमने हमको हराया पूरी दुनिया के जंग में, अब मैं तुमको अमेरिका की जंग में हरा दूंगा। लिहाजा फ्रांस जो है ना होने के बावजूद भर भर के मदद किया अमेरिका को, खूब फाइनेंस किया, यहाँ तक के बरतानिया को हरा दिया। और वो 7 ईयर वॉर का जब बदला फ्रांस ने ले लिया अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर में। और उसमें फ्रांस इतना खोखला हो गया कि 1783 में बरतानिया को फ्रांस ने हराया और 1789 में खुद फ्रांस में इनकलाब आ गया, क्योंकि ख़जाना ही खाली हो गया, लोगों को खाने के लोग नहीं थे। लोग कहते थे कि जो रोटी दो, वो मलका कहती थी कि अगर रोटी नहीं खा रहे हैं तो केक खा लो ना, क्या है। तो ऐसी हालत थी। तो ये आप समझिए कि कड़ी जो है जुड़ेगी नहीं कि इसको ये हराया उसको वो हराया। तो ये सुपर पावर की जंग में जो है दोनों समझिए कि एक लिहाज से कोलैप्स कर गए। लेकिन यह है कि बरतानिया के जो है ठीक है अमेरिका ने इंडिपेंडेंस ले लिया, लेकिन सुपर पावर जो है वो बरतानिया ही रहा। उसके बाद जो है बीच में जो है मैं बताया था कि जर्मनी जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मामला आ गया और फिर इटली का मामला आ गया। ये समझिए कि 1871 में दोनों के जो है समझ जाइए कि कंप्लीट हुआ है यूनिफिकेशन, जर्मनी और इटली का। और उसमें जर्मनी रेस जो है ना, जर्मन रेस वो बहुत एग्रेसिव था। तो ये मैं आप लोगों को बताऊं कि 1848 में इन लोगों की एक जंग हुई थी। 1848 से लेकर के 1914 तक तकरीबन जो है कितने साल हो जाते हैं, ये 52 और 4 56 66 साल। 66 साल में समझिए कि इससे बड़ा कोई वाकया नहीं हुआ था जितना बड़ा वाकया जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये तो 300 स्टेट्स में जो डिवाइड थे, जैसे हम खुद इंडिया जो है 500 से ज़्यादा स्टेट्स में डिवाइड था, इसी तरह से जो जर्मनी भी डिवाइड था और इटली भी डिवाइड था। अब ये दोनों का जब यूनिफिकेशन हुआ है तो फिर जो है एग्रेसिवली आगे बढ़ा, लेकिन ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया तो मामला ही ख़त्म हो गया। वरना तो ये अगर जीत जाते तो पूरी दुनिया को ही कॉलोनी बना देते।
अब जीत वाले में आप देखेंगे कि कौन कौन है। तो एक तो यह है कि आप समझिए कि 2 ही पावर ने 3 पावर उभर रही थी। अब तीनों पावर अगर जो है ये लोग जीत जाते तो फिर दुनिया में आतंक मचा देते समझिए। ये जर्मनी, इटली और जापान। जापान के आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, तो ये समझिए पूरी दुनिया को जो है ऐसा लग रहा था कि कोलोनाइज कर लेंगे। ये 3 पावर थे, लेकिन जब जो है तीनों हार गए, मुसोलिनी को तो ऐसे ही मार दिया गया, हिटलर तो खुद सुसाइड कर लिया, जापान पे तो बम ही गिरा दिया गया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसमें जो है 4 लोग जो है जीत वाले थे, बड़े बड़े एलाइड पावर। उसमें एक अमेरिका था, एक जो है बरतानिया था, एक फ्रांस था और एक जो है यूएसएसआर था। और चाइना तो समझिए कि अभी खाना जंगी ही लड़ा था। तो अब यह है कि ये चारों में बड़ा कौन है, इसके लिए लड़ाई शुरू हो गई। तो बरतानिया कह रहा था मैं तो सुपर पावर हूँ ही पहले ही से, 7 ईयर वॉर में जब मैं फ्रांस घर आया था तभी से ये हूँ। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो जर्मनी का जो बंटवारा हुआ है तो उसमें 4 टुकड़े किए गए हैं। ये आप समझ रहे हैं, 4 टुकड़े किए गए हैं। और ये समझ जाइए ऐसे टुकड़े करके जो है, एक टुकड़ा जो है बरतानिया को दिया गया, एक फ्रांस को, एक अमेरिका को, एक यूएसएसआर को। यूएसएसआर का ज़्यादा नुकसान हुआ था और इधर फैक्ट्री वगैरह नहीं थी तो इधर ज़्यादा उसको दिया गया। ये 4 टुकड़े। तब इसमें यह है कि मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब यह है कि अलामती तौर पर अमेरिका सुपर पावर कब बना और बरतानिया जो है अपने आप को पीछे कब लिया। तो ये मामला हुआ था कोल्ड वॉर में, समझ जाइए। ये चारों में से जो है सुपर पावर जो था वो बरतानिया था। बरतानिया जो है पीछे हट गया है, और कब हटा है आप जानते हैं? 1956 में। ये मैं आपको सर बताना चाहता हूँ। इसके बाद जो है इसमें 2 विनर आएंगे, एक ये यूएसए और ये यूएसएसआर। ये कब हुआ मामला? और उसने सरेंडर कर दिया बरतानिया का, अब मैं आई एम नो सुपर पावर, अब मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, बोलो तुम्हारे साथ रहूंगा, हमको थोड़ा सा स्पेशल प्रिविलेज देना क्योंकि मैं लीडर हूँ, सुपर पावर रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ हाँ मैं हाँ मिलाऊंगा। ये 1956 में हुआ है जब सुइज कैनाल का मामला हुआ है। सुइज कैनाल जो है ये बरतानिया के अंडर में था। इसको जमाल अब्दुल नासिर जो है वो उसने 1956 में नेशनलाइज कर दिया था। अब बरतानिया को कहा पैसा मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, लेकिन अब ये मिस्र की जो है मिल्कियत रहेगी और तुम्हारे नहीं रहेगी। तो इसके लिए जो है बरतानिया ने जंग छेड़ दिया, आप समझ जाइए, और अचानक हमला कर दिया फ्रांस ने, यूके ने और इजराइल ने मिल करके। तो इधर जो जमाल अब्दुल नासिर भी खड़ा हो गया, कोई मसला नहीं, सुपर पावर से लड़ना तो लड़ना है लेकिन जान देना है, अपने ही इलाके में है। पूरी पब्लिक को मोबिलाइज कर दिया कि चलो सुइज कैनाल के लिए लड़ना है। तो अब ये खूब लड़ रहे थे, लेकिन इधर 2 लोग थे, फ्रांस भी था, बरतानिया भी था, इजराइल भी था। तो अब इधर जो है यूएसएसआर जो है वो निकिता क्रुश्चेव आ गया था स्टालिन के मरने के बाद। उसने जो है सख्त धमकी दिया कि अगर तुम लोग जंग नहीं बंद किए और यहां से खाली सुइज कैनाल को खाली नहीं किए यहां पे, तो फिर मैं एटम बम मार दूंगा। किस पे मारूंगा? पेरिस पे मार दूंगा, लंदन पे मार दूंगा, नहीं तो यहां से खाली करो। और वो प्रैक्टिकल में जो है जहाज वगैरह को उड़वा दिया था ये इजराइल वगैरह पे, कहा देखो मैं मार सकता हूं। तो ये जो है धमकी दिया, यानी धमकी तो बरतानिया, फ्रांस, इजराइल को दिया, लेकिन वो सुनाया जो अमेरिका को कि अपने बच्चे को, अपने हिमायती को, अपने साथियों को समझा लो, नहीं तो मैं जो है ये कर दूंगा। तो फिर जो है अमेरिका को लगा कि मामला बैड टू वर्स ना हो जाए, और ये लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। तो फिर अमेरिका ने इन दोनों पे, तीनों पे दबाव डाला। इसने दबाव डाला ही कि मैं अब कूद जाऊंगा बीच में तो तुमको भी आना पड़ेगा, तो मामला बैड टू वर्स हो जाएगा। फिर अमेरिका ने भी जब दबाव डाला तब ये लोग पीछे हटे। तो अब यह है कि ये तीनों जो है पीछे हटे हैं और सुइज कैनाल को छोड़े हैं, जंग हार तस्लीम किए हैं। तो अब ये किसकी वजह से हुआ? यूएस ने दबाव डाला यूके पे और यूएस पे दबाव डाला यूएसएसआर। तो यहाँ से समझ जाइए कि ये मामला हो गया कि बरतानिया अब नो मोर सुपर पावर, क्योंकि उसको जो है
ताकत के जोर पर जो है वापस करवाया गया है, चाहे वो यूएसएसआर किया कराया हो या यूएसए कराया हो। तो ये अलामती ताज जो थी सुइस कैनाल की जंग की हार की वजह से वो समझे कि सरेंडर हो गया एक क्लास से, सुपर पावर की जंग सर जंग से। अब यहाँ से समझिए कि ये था कि यूएसएसआर जो है सुपर पावर है या यूएसए सुपर पावर है, तो किसी टेक्निक में ये आगे बढ़ जाता था, किसी टेक्निक में ये आगे बढ़ जाता था, कभी ये आगे बढ़ जाता था, कभी वो आगे बढ़ जाता था। बिल आखिर जो है यूएसए जो है वो आगे निकलता चला गया और यूएसएसआर जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स होता चला गया, जो कल मैं आप लोगों को बताया। तो 1956 में 2 मामला हुआ था। एक जो है हंगरी में जो है नौजवानों ने जो है अपराइजिंग कर दिया था, तो उसको जो है यूएसएसआर ने जो है समझ जाइए कि ये ताकत के जोर पर जो है दबा दिया था। और एक जो स्विस कैनाल का मामला आया था। और एक स्लोवाकिया में जो है चेकोस्लोवाकिया में 1968 में भी यहाँ पे अपराइजिंग हुआ था, उसको भी जो यूएसएसआर ने जो है ताकत के जोर पर दबा दिया था। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब मैं इधर आता हूँ कि जापान का मामला जो है ये थोड़ा सा जानना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि वियतनाम वॉर जो है ये थाईलैंड के बारे में जो है सोच रहे होंगे कि ये इसको कॉलोनी किसने बनाया था। म्यांमार आप जानते हैं कि यहाँ जो है अफ़गानिस्तान जैसे जो है इसको किसी ने कॉलोनी नहीं बना पाया, ना रशिया कामयाब हुआ और ना बरतानिया कामयाब हुआ। तो पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है, म्यांमार तक जो है समझ जाइए कि ब्रिटिश इंडिया की जो है हुकूमत थी, यहाँ तक कॉलोनी थी समझ। और चाइना में भी था मामला। ये अब इधर क्या है, ये थाईलैंड जो है ये किसकी कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ से फिर जो है लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ये तीनों ममालिक जो है ये फ्रांस के अंडर में है। अब फिलीपीन जो है ये समझ जाइए कि 300 साल तक तो समझिए कि स्पेन के जो है कॉलोनी, और उसके बाद जो है अमेरिका के अंडर में कॉलोनी बन गया था। ये 1898 में अमेरिका और फ्रांस की जंग हुई है, तो जिसमें जो है फ्रांस ने फिलीपीन को छोड़ दिया और अमेरिका को दे दिया। क्यूबा में से भी हट गया और फिर से भी हट गया, लेकिन अमेरिका जगह फिलीपीन में हम रहेंगे, यहाँ पर नहीं हटेंगे। फिर वो समझिए 1946 में इसको आज़ादी दिया है। तो ये समझिए कि ये जो है इंडो चाइना कहलाता था। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जो है ये बफर जोन था, इसको किसी ने कब्जा नहीं किया। मज़े की बात यह है कि आप देखेंगे, और इधर जो है आप देखेंगे कि 5 कंट्री में मैं बता दिया कि एक में तो म्यांमार में जो है बरतानिया का था, और 3 में जो है फ्रांस का था, और चाइना में तो सबका था समझ जाइए, और एक जो है थाईलैंड में किसी का नहीं था। फिर मलेशिया में देखेंगे, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, ब्रुनेई हो, इस समय जो है बरतानिया का था। और इंडोनेशिया पे पूरे पे जो है ये नीदरलैंड की हुकूमत थी, डच की, 250 साल तक इसकी हुकूमत थी। तो ये नीदरलैंड, ये थाईलैंड में किसकी हुकूमत थी, तो ये समझिए कि जैसे अफ़गानिस्तान और उस पर किसी की हुकूमत नहीं थी, किसी की कॉलोनी नहीं, वैसे ही थाईलैंड भी नहीं। अब ये कैसे वो समझ जाइए कि अफ़गानिस्तान तो समझिए कि बहुत पावरफुल लड़ाकू लोग हैं, तो लड़ करके जो है 3 एंग्लो वॉर लड़े हैं, उसके बाद जो है वो कहे कि हम पे हुकूमत हो ही नहीं सकता। तो वो तो समझिए कि बरतानिया को भी हराए हैं, यूएसएसआर को भी हराए हैं और यूएसए को भी हराए हैं। थाईलैंड के भी क्या लड़ने वाले हैं, तो नहीं, ये डिप्लोमेसी से हरा दिए। वो मामला क्या था कि इधर जो है म्यांमार तक जो है ब्रिटिश इंडिया की जो है हुकूमत थी, और इधर जो है लाओस और कंबोडिया तक जो है इंडो चाइना में जो है फ्रांस की हुकूमत थी। तो ये जो है थाईलैंड जो है ये बफर जोन का काम करता था कि बरतानिया और फ्रांस आपस में न भिड़ जाए। तो ये चलो, तो ये जो है इसको भी खुश रखता था, इसको भी खुश रखता था, इसके वजह से ये बच गया। तब यहाँ पर जो है म्यांमार के बारे में जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों को, ये वियतनाम वॉर के बारे में आप जान लीजिए कि ये जो है अमेरिका की जो है पॉलिसी ये बन गई थी कि एक गलती हो गई कि चाइना में जो है नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट की जो है सिविल वॉर चल रही थी, खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1945 से लेकर के 1949 तक 4 साल में जो है कम्युनिस्ट वाले जीत गया, नेशनलिस्ट वाले जो है दुम दबा के भाग गया और ताइवान में जाके अटक गए। तो माओ ज़ेडुंग जीत गया। तो ये जो है अमेरिका को बहुत ख़राब लगा कि ये तो
समझे कि डोमिनो इफेक्ट वाला मामला आ जाएगा कि एक एक बढ़ता ही चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है ट्रूमैन आ गया था, तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आ गया था कि अब किसी भी मुल्क में जो है समझिए कि कम्युनिस्टों की हुकूमत नहीं आने देंगे। तो वियतनाम में जो है, और इसमें जो है थोड़ा सा मैच ड्रॉ हो गया था कोरिया में। तो कोरिया में जो है उसका डॉक्ट्रिन क्या था कि एक भी मुल्क में अब जो है कम्युनिस्टों की हुकूमत नहीं आने देंगे। लेकिन कोरिया में क्या हुआ, 3 साल की जंग चली 1950 से लेकर के 1953 तक। तो उसमें आधा कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया जो है कम्युनिस्टों की हुकूमत में चला गया, साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका के अंडर में आ गया। आधा तो चला ही गया, एक मुल्क तो चला ही गया। तो वियतनाम वॉर में चाहता था कि ना जाए, इसके वजह से ये मामला हो गया। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जापान की जो है क्रूअल्टी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बहुत जालिम इंसान बादशाह जो था, इसकी जो एम्पायर जो तरक्की हुई है वो समझिए कि 1868 से यहाँ से ये तरक्की करना शुरू हुआ है। और इसने अपना पूरा फार्मूला जो है वेस्ट से ले लिया कि वेस्ट वाले जैसे तरक्की कर रहे हैं, जैसे फौजी वगैरह जो डेवलप कर रहे हैं वैसे हम करेंगे, उसी रास्ते पर चल गए। जैसे आज भी वो G7 में है तो उसी रास्ते पे है, तो इस वजह से तरक्की कर गया। उसके बाद जो है समझिए कि तरक्की जब कर गया है तब आप फैलना शुरू हुआ। तो समझ जाइए कि 1894 1894 से 95 ये समझिए कि कोरिया पर थोड़ा सा अटैक किया और यहाँ पर जो है अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ की रानी जो है वो ज़ार रूस के पास भाग गई, तो अपने कंट्रोल में रखा लेकिन पूरा कब्जा नहीं किया। लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ कि उसके रानी को जो उसने पनाह दे दिया तो जापान वाले जो है थोड़ा नाराज़ हो गए कि क्यों पनाह दिए। तो इसके बाद समझ जाइए कि रशिया से और जापान की लड़ाई हो गई। ज़ार रूस कितना बड़ा मुल्क है, और उसकी लड़ाई जापान से हो गई 1905 में। 1904 से लेकर के 1904-5 समझिए। और इसका रिजल्ट क्या निकला मालूम है, जापान ने ज़ार रूस को हरा दिया। यानी इस जंग का तो इतना बड़ा गलगला हुआ कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि फर्स्ट मर्तबा एशियन किसी कंट्री ने यूरोपियन कंट्री को हरा दिया, वो भी छोटू सा। जापान कितना सा है, और उसने रशिया को हरा दिया, ज़ार रूस को। वो काफ़ी जो दिलचस्प मामला है। इसके वजह से पूरे एशिया वाले खुश हुए। कुछ भी है, जापान अभी तो उसका मतलब भयानक चेहरा तो सामने आया नहीं था, बस ये कि एशिया वाले जीत गए, कोई मसला नहीं है। तो उस लिहाज से खूब खुशी मनाए, और पूरे एशिया वाले, अफ्रीका वाले, ये सब जो है कॉलोनियल पावर से सताए हुए थे ही, पहला धक्का लगा है तो बहुत खुशी मनाए। उसके बाद समझ जाइए कि जापान असल रंग दिखाना शुरू किया है 1910 से। 1910 से जो है फिर कोरिया पर हमला कर दिया और उसको कब्जा ही कर लिया था। तो 1910 से लेकर के समझिए कि 1945 तक इसका तांडव चला एकदम। तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो है फौजी बगावत भी हो गई, अब डिक्टेटरशिप आ गया समझिए कि 1933 में। और उसके बाद जो उसने जो आतंक मचाया है, तो 1937 में जंग अजीम शुरू होने से पहले ही 1937 में उसने चाइना पे हमला कर दिया, मंचूरिया वगैरह पे हमला कर दिया, सब पे हमला कर रहा था। फिर जब दूसरी जंग अजीम जैसे शुरू हुई है तो इन तीनों दोस्त ने मिल करके जो है कहा कि तुम इधर गेम करो, हम इधर गेम करते हैं। तो इधर तो समझे कि हिटलर और मसूलिनी इधर था, लेकिन पैसिफिक का जो है बादशाह बन गया समझे कि जापान। और उसने फिर आप जानते हैं कि जो है कब्ज़ा करना शुरू किया। तो फिर जापान से साउथ कोरिया पे, मंचूरिया पे, चाइना पे, फिर जो है म्यांमार पे भी कब्ज़ा कर लिया, फिर वियतनाम पे भी कब्ज़ा कर लिया, फिर भी थाईलैंड पे कब्ज़ा नहीं किया, फिर इवन के मलेशिया पे कब्ज़ा कर लिया, इंडोनेशिया पे कब्ज़ा कर लिया, फिलीपीन पे कर लिया, पपुआ न्यू गिनी पे, इधर सब पे, सब यहाँ छोटे छोटे आइलैंड वगैरह सब पे कब्ज़ा कर लिया। म्यांमार पे कब्ज़ा किए थे, तभी तो आप जानते हैं ना सुभाष चंद्र बोस जो है वो एग्जाइल गवर्नमेंट जो बनाए थे तो यहीं बनाए थे ना, क्योंकि पहले तो उनकी कोशिश थी कि यहाँ से हो, USSR वाले मदद करें। वो यहाँ से अफ़गानिस्तान गए थे और USSR गए थे, इसने मदद नहीं किया, क्योंकि जब दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई तो ये जर्मनी के पास गया, और जर्मनी में जो है वो समझिए कि हिटलर ने जो है USSR पे हमला कर दिया, तो कहा अब हम मदद नहीं करेंगे। तो फिर ये बेचारे जो है कहाँ से कैसे जो है
करके ये म्यांमार आए थे। तो ये जापान ने ही जो है इनको दिया और कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट बना लेते, यहाँ से मामला लॉन्च हुआ था। तो ये समझिए कि 1942 में जो है ये 41-42 से मामला शुरू हुआ और ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया को जो है जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था। और 3 साल तक अब जो है तादाद कम है, कहीं पे तो रह नहीं सकते हैं, हुकूमत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका एम्बिशन बहुत बड़ा था। वो तो समझिए कि इंडिया वगैरह को भी लपेट में ले लेता, तो बस वहीं पर अपनी अपनी गवर्नमेंट बना देता था, लेकिन कहता था हमारे कंट्रोल में रहो। लेकिन मामला इधर से बैक टू वर्स हो गया, इधर हिटलर हार गया, मसूली ने हार गया, आज जापान भी सरेंडर नहीं कर रहा था, वो तो बहुत पावरफुल था। बीच में अमेरिका पे भी हमला कर दिया, अमेरिका को भी जंग में घसीट लिया पर्ल हार्बर पे हमला करके। बिल आखिर अमेरिका ने जब बम मार दिया उस पर 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त को और 14 अगस्त को सरेंडर कर दिया। तो अब सरेंडर करने के बाद होना क्या चाहिए था कि ये इलाके में, जिसके लिए मैं स्टोरी किया हूँ कि जापान ने सबको कब्जा कर लिया था, तो अब वो लोग आज़ाद हो जाते। तो नहीं, ये एलाइड पावर वाले कहे कि जिन जिन पे जो है जापान का कब्जा था, अब हम उस सबको बांट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो है वियतनाम को इन लोगों ने बांट लिया, कहा कि आधा जो है यूएसएसआर के हिस्से में रहेगा और आधा जो है वो यूएसए एलाइड पावर के हिस्से में रहेगा। तो अब इन दोनों की फिर जो है जंग शुरू हो गई। तो अमेरिका ने जो है फ्रांस को कहा, फ्रांस भी कहा हमारा था ये, आ जाओ। तो अमेरिका ने कहा ठीक है आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो है फ्रांस ने अपने मन मर्जी की हुकूमत बैठा दिया। तो अब ये कोशिश कर रहा था कि हम ये पूरा लें, और इधर एक बड़ा लीडर था जो है हो ची मिन, वो कहता था नहीं पूरा जो है इसको एक होना चाहिए। तो इन दोनों की जंग चली, समझ जाइए, फ्रांस और हो ची मिन में। तो ये समझिए कि जंग चली है 1946 से लेकर के 1954 तक, 8 साल। इसमें फ्रांस हार गया हो ची मिन से। तो जेनेवा में भी जो है पीस एग्रीमेंट हुआ, जैसा भी जो है दोहा में पीस एग्रीमेंट हो रहा है इजराइल और इसका। तो उसने कहा कि ठीक है हम आज़ादी देते हैं और आप लोग जो है 2 हिस्सों में बांट दीजिए इसको, और फिर 2 साल बाद इलेक्शन करा लीजिए। अब पब्लिक जैसा जो है वोट दे उसके हिसाब से आप लोग बना कर लीजिएगा, एक हो जाइएगा। तो इसी में मामला क्या हुआ कि लाओस जो है वो 1953 में आज़ाद हो गया। कहा कि हम वियतनाम में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। कहा ठीक है भाई तुमको आज़ादी मिल जाए। तो कंबोडिया ने कहा हम भी जो है हमको भी आज़ादी चाहिए। कहा कि ठीक है 1954 में वो भी आज़ाद हो गया। अब मामला सिर्फ वियतनाम का भी रह गया। वियतनाम जो है नॉर्थ एंड साउथ का मामला रह गया। तो अब यह है कि जब फ्रांस निकल गया, मुआहदा हो गया है, तो 2 साल के बाद इलेक्शन होकर के मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन वही डॉक्ट्रिन वाला मामला आ गया अमेरिका का कि नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत मजबूत लीडर है हो ची मिन, और अगर हम इन लोगों के इलेक्शन होने दें और आराम करने दें तो फिर जो पूरा स्वीप कर देगा। और इधर इन लोगों के जो है हमारा तो फ्रांस जो है थक हार गया है, लेकिन इधर यूएसएसआर जो है और चाइना इनकी मदद कर रहा है, लिहाजा पूरा वियतनाम जो है इन लोगों के अंडर में चला जाएगा, लिहाजा मैं ये नहीं होने दूंगा। तो अगर फ्रांस नहीं लड़ता तो मैं लड़ूंगा। अब तक जब तक फ्रांस वाले लड़ रहे थे तो ये लोग जैसे एडवाइज़र भेजते थे, और आप कहा नहीं हम खुद लड़ेंगे, तुम जा रहे हो ना तो ठीक है हम लड़ते हैं। तो ये लड़ना शुरू किया। तो ये समझिए कि 1955 से फिर जो है 75 तक जो है 73 ही को निकल गया, लेकिन 75 समझिए 1973 तक जो है अमेरिका लड़ा है। तो अमेरिका भी क्या है कि 1955 से लेकर के 1965 तक यानी 10 साल जो है ये सिर्फ जो है यहाँ पर जो कठपुतली हुकूमत बैठाए हुए था उसको जो है एडवाइजरी वगैरह दे रहा था, और अपने अपने जो है कमांडर वगैरह को भेज रहा था कि जाकर उन लोगों को ट्रेनिंग दो, हथियार दो, ये सारी चीज़ें। बराह रास्त फौज नहीं उतारा था, लेकिन 1965 के बाद उसने बराह रास्त फौज उतार दिया। और 1967 में तो समझ जाइए कि अमेरिका ने कितनी फौज उतार दिया मालूम है? 5 लाख के करीब। इतना बम गिराया कि जितना पूरे जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं बम गिरा था। लेकिन हो ची मिन हार नहीं माना। बात समझ में आई? तो ये समझिए कि ये वियतनाम वाले जो है वो अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। यानी इसको पहले कॉलोनी बनाया था, समझ जाइए कि 1968 में 1868 में ही समझ जाइए
1868 से लेकर के ये बल्कि 60 से लेकर के 1800, बल्कि एग्जैक्ट में बताऊं तो 1858 से लेकर के 1898 तक, ये समझिए कि फ्रांस कब्जा करते करते यहाँ पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था 30 साल में। 98 से लेकर के फिर जो है 1942 तक जो है समझ जाइए 40-42 तक जो है फ्रांस का कब्जा था। लेकिन हो ची मिन्ह जो है वो स्ट्रगल शुरू कर दिया था 1927-28 में पार्टी बना करके। अब वो कभी पेरिस में रहता था, कभी यूएसएसआर जाता था, कभी चाइना में आता था, तो उससे लड़ाई किया फ्रांस से। फिर जापानी लोग कब्जा कर लिए तो जापानी लोग से भी लड़े, फिर जो है जापानी लोग हार गए तो फिर फ्रांस वाले आ गए, फिर उनसे लड़े, फिर उसके बाद अमेरिका का मैं लड़ूंगा तो उससे भी 20 साल लड़े। अमेरिका भी 73 में हार मान गया, कहा कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, हमको जाने दो, तो कहा ठीक है जाओ। उसके बाद भी यहाँ पर जो उसके एजेंट लोग थे साउथ में, वो कहा नहीं यहाँ पे भी हम लड़ेंगे, तो 2 साल वो भी लड़े। फिर जाकर के 75 में जाकर के वो लोग जो है सरेंडर किए साउथ वाले, और 76 में जाकर के इन लोगों का समझिए यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम हुआ है। तो ये हो ची मिन्ह जो साहब थे, जो बहुत अजीम लीडर थे, समझ जाइए ये 1969 में ही समझिए कि 6 साल पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। ये बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं वियतनाम में, समझ जाइए। हमारे इंडिया में जैसे जो है गांधी जी हैं, वैसे हो ची मिन्ह। तो ये गांधी जी को मैं जो है बहुत ज़्यादा जो है इस लिहाज से लीडर के लिहाज से लायक नहीं करता हूँ, ये आप समझ लीजिए। गांधी जी तो हज़ारों लोगों को मरवा दिए, लीडर चाहिए था तो ऐसे चाहिए था हो ची मिन्ह टाइप का। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर ये लोग आपस में लड़ के ना मरे होते तो ये इंडिया को आज़ादी नहीं मिलने वाली थी। ये भीख मांग के कहीं आज़ादी नहीं मिलती है, ये गलत बात है। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये लोग तबाह हो गए, तो ये आउटपोस्ट को कैसे कंट्रोल रखते। और मैं जानता हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ से जो है बंगाल में जो चर्चिल ने जो यहाँ पर लोगों को भूखा मारा है, तकरीबन 30-40 लाख लोगों को, पूरा अनाज ही उठा करके ले गया। कहा कि नहीं हमारे फौजियों को ज़रूरत है, यहाँ दो। अरे यहाँ के लोग क्या खाएंगे, मरने दो। 30-40 लाख 3-4 मिलियन लोग मर गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इंडिया वाले कोऑपरेट कर रहे थे उनको। तो अब आप बताइए कि अगर ये लोग जो है 3-4 लाख 30-40 लाख लोग जो है यहाँ पे भूख से मर गए हैं, उसमें से अगर जो है 10 लाख लोग भी अगर हथियार उठा लिए होते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो 5 लाख शहादत में जो है इंडिया को आज़ादी मिल जाती कि नहीं मिल जाती। तो आप बताइए कि गांधी जी का फॉर्मूला सही था या हो ची मिन्ह का फॉर्मूला सही था। वियतनाम वॉर में ये तीनों से लड़ने में वियतनाम में मुश्किल से आप जानते हैं कि कितने जो है 20 लाख के लोग मारे गए। यहाँ तो 40 लाख जो है ऐसे जो भूख से मार दिया चर्चिल ने। ये हिस्ट्री मालूम ही नहीं किसी को, मैं तो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को कभी। तो ये मामला है। ये इंडोनेशिया वगैरह में जो वलंदीजियों ने 30-40 लाख लोगों को ऐसे उड़ा दिया, तो ये आप समझ जाइए। तो ये मलेशिया जो था ये बरतानिया के अंडर में था, और ये इंडोनेशिया जो था ये इंडोनेशिया में भी जो है जापान की हुकूमत थी, और मलेशिया में भी। तो जापान जब हार गया तो लोग हम लोग आज़ाद। आप समझ जाइए ना कि 14 अगस्त को जापान ने हथियार डाला है, और 17 अगस्त को जो है सुकार्नो साहब, डॉक्टर सुकार्नो ने जो है आज़ादी का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये लोग कहे नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, वलंदीजी आके खरामा नहीं हमारी पुरानी कॉलोनी है, तुम लोग कैसे आज़ादी हो जाओगे। अरे जापान चला गया, तुम पहले चले गए तो तुमको वो खदेड़ा, उसको जो है अमेरिका ने खदेड़ दिया, अब हम लोग आज़ाद नहीं। तो ये समझ जाइए कि 1946 से फिर जंग शुरू हुई इन लोगों की, और फिर 49 में जाकर के फिर यह डच लोग जो है भागे यहाँ से। इसी तरह बरतानिया फिर मलेशिया में आ गया, हम भी रहेंगे, नहीं ये जो है समझिए कि फिर जमा लिया। तो 1957 में फिर इन लोगों को आज़ादी मिली। बात समझ में आई। और फिर जो है इन लोगों का एक हो गया था 1963 में, जो है वो मलेशिया सिंगापुर एक ही था। लेकिन जो है 2 साल के बाद जब सिंगापुर ने कहा 1965 में कि मैं अलग रहूँगा और मलेशिया से अलग हो जाऊँगा, तो सिंगापुर अलग हो गया और मलेशिया अलग होगा। क्यों हुआ वो कभी अलग बात बताएंगे इंशाल्लाह।